Hello, my dear students, and welcome back again. This is the second part of this chapter. If you not see the first part, so please see the first part. Now I start the second part of this chapter. Problems of water availability. There is scarcity of water in many regions in the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitations on the scarcity it caused by over exploitation and contamination of water sources. तो अब हम प्रॉब्लम्स जो कि वाटर के थ्रू क्रिएट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पानी की कमी है वर्ल्ड में बहुत सी जगह में है, स्पेशली अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया जैसे वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ की यूएसए, नॉर्थ वेस्ट में मैक्सिको जैसे, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये वाटर के जो शॉर्टेज से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको फेस कर रहे हैं। तो जो कंट्रीज़ है क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड है, जहाँ पर कि क्या होता है बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर स्कार्सिटी के थ्रू। और जहाँ पर क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, ये वेरिफिकेशन होता है, सीजनल होता है, और कुछ क्या होते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशंस होते हैं, जिनमें कि क्या होता है इनको कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwelling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemicals and industry effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो जो क्लीन वाटर है वो क्या एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में टुडे, क्योंकि आज के जो वर्ल्ड है उसमें क्लीन वाटर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें लेने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। और क्या है जो ये वाटर है ये क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसका कि क्या होता है कि ओवर यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के थ्रू, और जब हम इसका क्या करते हैं ओवर यूज़ करते हैं तो जो ये वाटर है इसकी हमें स्कार्सिटी भी हो सकती है। तो ये वाटर जब क्या होता है कि अनक्लीन्ड होता है और ये क्या होता है अनफिट होता है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन मिक्स होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अनफिट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं और बहुत सी डिजीज़ भी क्या हो सकती है क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती है इसमें डिस्चार्ज होता है अनट्रीटेड सीवेज का, एग्रीकल्चर का, केमिकल्स और इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें कि क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन्स बॉडी थ्रू वाटर. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetations cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting in another method to save surface runoff. Water is used for irrigating fields. The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through the seepage and evaporations. In dry regions with high rates of evaporations, drip or trickles irrigation is very useful. The valuable water resources can be therefore be conserved by adopting these means of conservations. तो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं और वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, किसके थ्रू वाटर के थ्रू। तो जो वाटर पॉल्यूशंस होता है ये कंट्रोल हमें करना चाहिए, किसके थ्रू बहुत सारे वाटर बॉडीज़ में क्या होता है पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, जिनको हमें क्या करना चाहिए कंट्रोल करना चाहिए। जो फॉरेस्ट है और उसके साथ साथ जो अदर वेजिटेशंस हैं, जो अदर वेजिटेशंस होती हैं फॉरेस्ट में, वो क्या करती है जो फॉरेस्ट का जो लैंड एरियाज होता है उसको क्या करती है
कवर करती है और वहाँ पर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, रिपलनाइज होता है और रन ऑफ होता है। जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक अनदर मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उसका यूज़ हम फील्ड को इरिगेशन करने में यूज़ कर सकते हैं। जो कैनाल्स होती है, कैनाल्स का हमें एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू जो वाटर लॉसेस हो वो क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। और जो स्प्रिंकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इफेक्टली ये वाटर को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, जिसके क्या होता है, जो वाटर लॉसेस होता है कम हो और ये क्या होता है, फील्ड को इरिगेशंस करने का काम करते हैं। ड्राई रीजन्स में क्या होता है कि जो हाई रेट होता है इवेपोरेशन का वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो इरिगेशंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है। क्योंकि जब ड्राई रीजन होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी फील्ड है, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें सूखा पड़ जाता है, जिसके थ्रू हमें उसे इरिगेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो वाटर है एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसको हमें यूज़ तो करना ही है और यूज़ करने के साथ साथ इसको हमें सेव भी रखना है। सम स्कूल्स चिल्ड्रंस were visiting on exhibition on handicraft. The articles in the exhibitions were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lamps, sets, and chairs? Those are made of cones and bamboos." In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf?" The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो अब हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ। तो कुछ स्कूल के बच्चे थे जो कि एग्जीबिशन में विजिट करते हैं और उन्होंने वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स को देखे और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो कंट्री है वहाँ के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया। तो वहाँ पर एक गर्ल्स से एक स्टूडेंट थी मोना, जिसने कि एक बैग उठाया और कहा कि ये बैग कितना सुंदर है। तो उनके टीचर कहते हैं कि हाँ ये जूट से बना हुआ है, और उनके टीचर कहते हैं कि जो और चीज़ भी हैं जैसे कि वहाँ पर लैंप हो गया, शेड्स हो गया, चेयर्स हो गया, बास्केट्स हो गई, ये क्या है, बैम्बो से बने हुए हैं। कुछ इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में बैम्बोस को ग्रो किया जाता है। तो जो जस्सी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है स्कार्फ देखने को। तो जो स्कार्फ होता है वो सिल्क से बना हुआ होता है और जो टीचर है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्कार्फ सिल्क वॉर्म से हमें ऑब्टेन हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर वो क्या समझते हैं, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि प्लांट्स से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in a narrow zone of a contact between lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living things are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. Vegetations and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen. We breathe, product soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in. तो नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। और जो वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि नैरो जोन कॉन्टैक्ट होता है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमोस्फेयर का, और उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर डोमेन्स एंड एटमोस्फेयर मीन्स एयर डोमेन्स। और जहाँ पर ये तीनों जोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि यहाँ पर लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपनी सपोर्टिंग ऑफ लाइफ के लिए। तो जो सपोर्टिंग ऑफ लाइफ होता है इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स कहते हैं।
तो जो वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है ये हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि टिम्बर, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लेते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और बहुत एसेंशियस ग्रोइंग क्रॉप्स को भी ग्रो करता है। ये एक शेल्टर है। और प्लांट्स हमें क्या मिलता है, प्लांट्स के थ्रू हमें पेपर्स मिलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टडी मटेरियल में। स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट्स, नट्स, latex, tamarind oil, gum, medicinal plants, and also paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. तो जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं किस चीज़ में, अंडरग्राउंड वाटर को सेव करने में, जिसके थ्रू हमें फ्रूट मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, लैटेक्स मिलते हैं, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, और पेपर भी हमारे स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, जो प्लांट्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ का क्या इन्यूमरेबल यूजेस हैं, और आप भी कुछ अलग अलग टाइप के यूज़ प्लांट्स के ढूंढ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, insect as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wools. Insect like bees provide us honey, help in pollinations of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystems. The birds feed on insect and act decomposer as well. Vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleaner of the environment. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो जो वाइल्ड लाइफ होता है जिसमें कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म भी इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, और हमें हाइड्स और ऊल भी देते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे कि बीज है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है, और जो कि हेल्प करती है फ्लावर के पॉलिनेशंस में, जो कि क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोसिस्टम्स में। जो बर्ड्स होती है वो फीड करती है इंसेक्ट्स को और डिकम्पोज करती है उनको बहुत अच्छे तरीके से। और जो वल्चर होता है उसमें एक एबिलिटी होती है जो कि क्या करता है, डेड लाइफ स्टॉक स्कैवेंजर्स, जो कि एक वाइटल हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का वर्क करती है। तो जो एनिमल्स हैं वो छोटे हो या बड़े हो, ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड्स primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland, scrubs and tundra. तो अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है ये डिपेंड्स करती है टेम्परेचर, मॉइस्चर में, और जो बहुत सी मेजर वेजिटेशंस है वर्ल्ड की वो की फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. In the region of moderate rainfall, short stunted trees and grasses growing forming the grassland of the world. In the dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. In such areas, plants have deep roots and तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और जो वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं। और फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट एसोसिएट करते हैं बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई को, जिनमें कि क्या होता है कि कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कि रेनफॉल कम होती है और वहाँ पर क्या होता है, जो उनका मॉइस्चर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो ट्रीज़ का साइज़ है, जो उनकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल्स होते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, जो उनकी ग्रासेस हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, जो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड में है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ड्राई होते हैं, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है
और वहाँ पर जैसे कि थॉर्नी सर्ब्स, स्क्रब्स ग्रो करते हैं। ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा डीप रूट्स और leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpirations. Tundra vegetations of cold polar regions comprise of mosses and lichens. तो जो लीव्स होती है, थॉर्नी लीव्स, उनमें वैक्सी सरफेस होता है जो कि मॉइस्चर को लॉस करती है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशंस। तो जो टुंड्रा वेजिटेशंस होती हैं, ये क्या होती है, कोल्ड पोलर रीजन्स में होती हैं जहाँ पर कि मॉसेस और लाइकेंस ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे सेट देयर लीव्स। Evergreen forests do not set their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests set their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through the transpirations. These forests are further classified as tropical or temperature based on their location in different latitudes. You have learned in detail about the various forest types, their distributions and the associated animals life in the previous class. तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं एवरग्रीन और डेसिडियस, जो कि डिपेंड करते हैं उनके लीव्स के सेट होने पे। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ये क्या करता है, एक साथ अपनी लीव्स को सेट नहीं करता है, यानी कि जो एवरग्रीन है वो किसी भी सीजन में अपनी जो पत्तियां एक साथ नहीं झाड़ता है, और जो डेसिडियस है ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को सेट करता है और क्या करता है, कंजर्व करता है लॉस ऑफ मॉइस्चर को, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेचर में, जो कि बेस्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड्स में। और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में फॉरेस्ट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यानी कि आपने क्लास 7 में अच्छे तरीके से पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosions, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of human-made and natural factors which। तो अब हमारे पास है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट है ये क्या हमारी वेल्थ हैं। प्लांट्स क्या करती है, शेल्टर देती है एनिमल्स को, और वो दोनों एक साथ रहकर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो जो क्लाइमेट में जो चेंज आता है, कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं। मैनी स्पीसीज ऐसी होती है जो कि वल्नरेबल है और इंडेंजर्ड है, यानी कि विलुप्त होने के कगार में है। सम आर द वर्ड एक्सटिंक्शन, कुछ तो ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो चुकी है, कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार में आ चुकी हैं। जो डिफॉरेस्टेशन होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं फॉरेस्ट की, फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड और कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स जो कि ह्यूमन मेड के थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। टुगेदर एक्सक्लरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। One of the major concerns in the increasing incidence of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collections and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns and as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodiles, rhinoceros, snow leopards, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. तो क्या है, ये दोनों जब क्या है कि ह्यूमन मेड फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो कुछ ऐसे स्पीसीज है जो क्या कर रही है, इन एक्सटिंक्शन की प्रोसेस में आ चुकी है, और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो एक मेजर कॉन्सर्न है जो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है
जिसका कि रिजल्ट क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो एनिमल्स है इनका इलीगली क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, यानी कि एनिमल्स को हार्म किया जा रहा है अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यापार के लिए, उनकी स्किन्स, उनके नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, तो जैसे कि इनके फैदर्स, ये सब क्या कर रहे हैं, इलीगली क्या हो रहा है, इनको कलेक्ट किया जा रहा है, इनको सेल किया जा रहा है। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर हो गया, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, पीकॉक, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके की क्या होते हैं, स्किन्स, टीथ, हॉर्न्स, नेल्स, इन सब का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उनको सेल किया जाता है। तो हमें क्या करना है, इन सबको कंजर्व करना है, किसके थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। हमें डे बाय डे अवेयरनेस को बढ़ाना है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपने एनिमल्स को क्या करना है, कंजर्व करना है, उन्हें सेफ रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे पे एक न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें एनिमल्स को सेफ रखने के बारे में, कुछ एनिमल्स को जला दिया है, फॉरेस्ट में आग लग गई है, इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetations, and wildlife conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. तो जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर है, ये क्या रिजर्व किए गए हैं, किसको प्रोटेक्ट करने को, हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो लेक्स, वेटलैंड्स है, यहाँ पर भी ज़रूरत है इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि जो हमारा क्या एक प्रीसियस रिसोर्स है जिसको हमें डिप्लीशन से बचाना है। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ द स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। Human activity in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. Due to the indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are of the verge of extinction. तो हमें ज़रूरत है नेचुरल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की, और उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि ऐसी स्पीसीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वर्ल्ड के सेवरल पार्ट्स में, जिसके थ्रू क्या होती है, जो नेचुरल मैनी स्पीसीज़ है उनको क्या करती है, हार्म करती है। तो हम क्या करते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट से जो सेवरल बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको किल करते जा रहे हैं, जिसके थ्रू वो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, और कुछ तो ऐसे जो विलुप्त हो चुकी हैं। Awareness programs like social forestry and One Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged for bird watching and visiting nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. तो हमें अपने नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डे बाय डे इंक्रीज करना होगा। जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव को हमें इंक्रीज करना होगा कम्युनिटी लेवल में। जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको हमें इंक्रेज करना होगा कि हम बर्ड को देखें, विजिट करें नेचुरल कैंप्स में, और अप्रिशिएट करें हमारी जो नेचुरल वेराइटी स्पीसीज है उनको हम अप्रिशिएट करें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ declaring that the trade as well as killing of birds and animals are illegal. In India, the killing the lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks have been banned. तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक लॉ पास किया, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी बर्ड्स और एनिमल्स को इलीगली किल करता है तो उस पर क्या हो जाएगा, पनिशमेंट लगेगा, और उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और इंडिया में लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पिकॉक को किल करना क्या हो गया, बैन हो चुका है। An international convention cities has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizens. तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जो कि सिटीज़ में स्टेबलाइज किए गए हैं, जिनमें की एक लिस्ट है बहुत सारे स्पीसीज और एनिमल्स के, जिसमें कि बर्ड्स भी इंक्लूड है, और वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की ड्यूटी हर एक नागरिक को दी गई है उस सिटी में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन द केसेस ऑफ हंटिंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन अ नेशनल पार्क,
Draw law recommended a punishments of 5 years and maximum in 7 years. Or also punishments 5 lakh to extend to 25 lakhs. The life supporting to ecosystems, they provide us products and shelters to animals and also are necessary products which we use in our daily life. I hope you all understand this chapter very well and also conserve our natural resources and wildlife sanctuary. Thank you.